तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मैंने आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 23 होमवर्क दिया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था मैंने लास्ट क्लास में, और किसी भी बच्चे ने मुझे जो है होमवर्क एज यूजुअल हमेशा की तरह भेजा ही नहीं है, ठीक है। हमेशा की तरह आज भी किसी ने होमवर्क नहीं भेजा, ठीक है। बस एक बच्चे को छोड़ के सिर्फ एक ही बच्चा हमेशा होमवर्क भेजता है और बाकी कोई भी नहीं भेजता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई इलिस्ट्रेशन 24 की तरफ, ठीक है। हालांकि इजी इजी क्वेश्चंस बचे हैं, अब जो बचे हैं मेनली जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है हमारा। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलती रहेंगी, तो प्लीज देखते रहना साथ साथ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, तो ध्यान देना भाई। क्वेश्चन आप लोग बुक में भी खोल लेना साथ साथ, ठीक है। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और बुक पे भी आप लोग जो है खोल के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि ए एंड बी वर who were partners sharing profits and losses in the ratio of in the proportion of 4/7 and 3/7, ठीक है। मतलब 4:3 की इनकी रेशो है। डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर देखो क्या है, 7 है दोनों के अंदर, ठीक है। 4/7 3/7, तो मतलब रेशो प्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब जो रेशो है वो क्या हो गई, 4:3 की रेशो हो गई। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो एलसीएम लेके हमें सेम बनाना पड़ता, ठीक है। उस केस में हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आपको जो है बात समझ में आ रही होगी। तो अभी तक की बात अगर देखें तो हमें कहा गया है कि ए और बी पार्टनर्स हैं और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:3 हमें यहाँ पे दी गई है। आगे हमें यहाँ पे कहा गया कि दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म एज एट 31 मार्च 2020। भाई 31 मार्च 2020 को इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये अपनी फर्म को डिसॉल्व करेंगे। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन A's capital was 1,25,030 rupees and B's capital was 2,070 rupees। डेट ऑफ डिसोल्यूशन को इतनी इतनी कैपिटल भाई इन पार्टनर्स की हमें दी गई है। आगे कहा गया, अब देखो ये वैसे जो कैपिटल्स होती थी डेट ऑफ डिसोल्यूशन की, ये हमें हमेशा बैलेंस शीट में गिवन होती थी। प्रीवियस क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो हमें हमेशा बैलेंस शीट दी जाती थी, डेट ऑफ डिसोल्यूशन की बैलेंस शीट गिवन होती थी और वहां पे हमें पार्टनर्स की देखो इस तरीके से कैपिटल्स गिवन होती थी। लेकिन यहाँ पे हमें जो है बैलेंस शीट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे जो कैपिटल का अमाउंट है इस तरीके से दिया गया है। तो इस बात पे फोकस करना, डेट ऑफ डिसोल्यूशन की कैपिटल जो है वो वही बैलेंस शीट वाली कैपिटल हमें दी गई, ठीक है। बैलेंस शीट वाली कैपिटल हमें दी गई है। आगे कहा गया कि क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 23,150। क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें बताया गया है कि भाई 23,150 रुपए क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया गया है और कैश का अमाउंट है 4,520 रुपए, ठीक है। तो ये कैश का बैलेंस हमें दे दिया गया। रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड 1,24,910 रुपीज। वो बोल रहे हैं एसेट को छोड़ के बाकी, कैश को छोड़ के बाकी जो एसेट्स हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना सिर्फ एक ही एसेट अभी तक हमें दिया गया, कैश। ध्यान देना, क्या कैश के अलावा अब तक किसी और एसेट की बात हुई है सवाल के अंदर? तो नहीं हुई है भाई। कैश के अलावा और कोई एसेट नहीं दिया गया। तो वो आगे बोल रहा है रिमेनिंग एसेट्स, मतलब कैश को छोड़ के बाकी जो एसेट्स थे उनको बेच के पैसा रियलाइज्ड हुआ कितना, 1,24,910 रुपए रियलाइज हो गए। आगे वो कह रहा है एंड द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 1860, ठीक है। 1860 रुपए का खर्चा हो गया डिसोल्यूशन के खर्चों का। आगे कहा गया बोथ ए एंड बी वर सॉल्वेंट। भाई ए और बी दोनों सॉल्वेंट है। अब पार्टनर्स इनसॉल्वेंट जब होंगे तब क्या होगा, तो भाई ऐसा आपके कोर्स में है ही नहीं, तो आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब यहाँ वो आपको बोल रहा है कि ए और बी दोनों पार्टनर्स सॉल्वेंट है, तो भाई ना भी बोला होता तो सॉल्वेंट ही मानते हैं हम लोग, ठीक है। ना भी बोला होता तो सॉल्वेंट ही मानते हैं हम लोग, क्योंकि इनसॉल्वेंट होने वाला जो केस है वो हमें अभी पढ़ना ही नहीं है, वो हम ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इंसॉल्वेंसी की कोई बात आपके कोर्स में होनी ही नहीं चाहिए थी, होगी भी नहीं। और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है कहा गया है। आगे हमें यहाँ पे कहा गया प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। चलो जी, इसका मतलब अब तक हमें जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी जाती थी, अब वो कह रहा है बैलेंस शीट भी तुम बना के दिखाओ। बैलेंस शीट भी हमें बनानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट अब तक दी जाती थी ना, अब वो दी नहीं हुई है, वो कह रहा है तुम बना के दिखाओ। एंड ऑल्सो नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। वो कह रहा है भाई जो नेसेसरी खाते बनाने चाहिए वो भी बना के दिखाओ। शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ कैश बिटवीन द पार्टनर्स। वो कह रहा है कैश का क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए वो भी आपको बताना है। कैश का एडजस्टमेंट बताने के लिए कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये जो लाइन लिखी है शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट्स ऑफ कैश बिटवीन द पार्टनर्स, इसका मतलब ये है कि कैश अकाउंट भी बना के दिखाना है हमको, ठीक है।
तो ये हमारा छोटा सा सवाल था। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, सारी बात को समअप करते हैं एक बार। ए और बी पार्टनर्स थे, 4:3 की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें यहाँ पे दी गई है और कहा गया कि 31 मार्च 2020 को जो है फर्म डिसॉल्व हो रही है। आगे हमें बताया गया ए और बी की कैपिटल कितनी है, ठीक है। ए और बी की यहाँ पे हमें कैपिटल दी गई है, ठीक है। कैपिटल यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई है। ए और बी की क्रेडिटर्स का अमाउंट बताया गया, कैश का अमाउंट बताया गया और बताया गया कि जो रिमेनिंग एसेट्स हैं वो कितने में रियलाइज हुए हैं। साथ ही साथ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी हमें यहाँ पे दिए गए, ठीक है। बस इतनी सी ही इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो छोटा सा क्वेश्चन है भाई, स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो आ जाते हैं भाई आंसर शीट में। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा है भाई, इलिस्ट्रेशन नंबर है 24, ठीक है। 24th इलिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जो कि अब तक हमें क्वेश्चंस में गिवन होती थी। अब ये जो बैलेंस शीट है इसको मैं बोलूंगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम का मतलब होता है कच्चा, ठीक है। मतलब ये कच्ची बैलेंस शीट है, ये कोई मैं परमानेंट बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये कच्चा खाता है, मतलब रफ, ठीक है। मेमोरेंडम का मतलब होता है रफ। मेमोरेंडम का क्या मतलब होता है, रफ, ठीक है। सिंपल सी बात है, रफ मतलब मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पे। मतलब जब भी आपसे वो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा ना, इस तरीके से डेट ऑफ डिसोल्यूशन की जो बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा तो उसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट ही कहा जाएगा, रफ बैलेंस शीट ही कहा जाएगा, ठीक है। रफ मत लिख देना, लेकिन लिखने के टाइम पे क्या लिखोगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट से। तो देखते हैं भाई मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो भाई ये हम यहां पे बना देते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के अंदर एज यूजुअल यहां पे लाइबिलिटीज आएंगी। एक मिनट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, यहाँ पे एसेट्स और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। तो ये नॉर्मली जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया है। और जो जो इन्फॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट से रिलेटेड गिवन थी वो यहाँ पे हम लोग जो है लिख देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें ए और बी की कैपिटल्स गिवन है, तो भाई लाइबिलिटी साइड पे चल के यहाँ पे कैपिटल्स लिखते हैं, ठीक है। ए और बी की कैपिटल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई सबसे पहले कैपिटल्स। तो ए एंड बी की जितनी जितनी कैपिटल हमें दी गई थी वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई। अमाउंट देख लेते हैं एक बार, कितना कितना था, 1,25,030 रुपए और 2,070 रुपए। 1,25,000, 1,25,030 रुपए, 1,25,030 रुपए और 2,070 रुपये, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे काम हो गया है। और टोटलिंग यहाँ पे साथ के साथ कर देता हूँ, 1,25,030 और 2,070, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 1,27,100 रुपए, 1,27,100 रुपए, ठीक है। तो ये अपना जो है यहाँ पे टोटलिंग भी हमने करके लिख दिया। अब भाई आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पे और क्या क्या चीजें थी देख लेते हैं जरा क्वेश्चन में। कैपिटल्स के बाद क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया गया था जो कि 23,150 रुपए था, तो क्रेडिटर्स भी लिख देते हैं लाइबिलिटी साइड पे। यहां पे लिखते हैं भाई क्रेडिटर्स 23,150 रुपए। और देन हमें कैश का भी बैलेंस गिवन है 4,520 रुपए, तो कैश एसेट साइड में आ जाएगा, कैश 4,520 रुपए, ठीक है। कैश भी आ गया अपना यहाँ पे। कैश के बाद उसने और कोई इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट से रिलेटेड तो नहीं दी है। उसने बोला कि भाई हमने एसेट्स को बेच के इतना पैसा कमाया, तो ये थोड़ी ना बैलेंस शीट में आएगा 1,24,910 रुपए, ठीक है। ये थोड़ी ना बैलेंस शीट में आएगा। उसके बाद वो डिसोल्यूशन के खर्चों का बता रहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,860 रुपए हमारे हुए, तो ये भी बैलेंस शीट के आइटम नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई चीज दी नहीं गई है। तो मतलब बैलेंस शीट में तो इतनी ही चीजें दी गई हैं, बस बैलेंस शीट में तो इतनी ही चीजें दी गई हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि भाई बैलेंस शीट का टोटल नॉर्मली जब भी हम देखते हैं तो भाई इक्वल आना चाहिए ना, एसेट और लाइबिलिटी साइड का इक्वल आना चाहिए। बट इस केस में नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा, तभी तो इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट का नाम दिया है मैंने, ठीक है। तभी तो इसको मैंने बोला कि ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट है।
तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकलेगी ही निकलेगी। तो निकालते हैं जरा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कितनी आती है भाई। टोटलिंग अगर मैं यहाँ पे करके बताऊं तो भाई लाइबिलिटी साइड का टोटल आपका बनेगा 1,50,250 रुपीज, 1,50,250 रुपीज। और इसमें से अगर मैं 4,520 रुपये लेस कर दूं तो ये मेरे पास आता है भाई 1,45,730 रुपीज। तो ये अपना यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बच गया एसेट साइड पे। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? तो इसको नाम देंगे रिमेनिंग एसेट्स। देखो उसने बोला था ना रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड दिस अमाउंट, कैश को छोड़ के जो बाकी एसेट्स हैं, तो बाकी एसेट्स को हम रिमेनिंग एसेट्स या जो है अदर एसेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अदर एसेट्स में यहाँ पे जो है बोल दूंगा, तो यहाँ पे लिखते हैं भाई अदर एसेट्स, ठीक है। तो कैश को छोड़ के बाकी जो एसेट्स हैं उनको नाम दे देते हैं अदर एसेट्स। तो ये अपने हो गए अदर एसेट्स, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर निकला है हमारा यहाँ पे। तो ये अपनी बन गई भाई मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मतलब पहले हमें क्या होता है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन थी, अगर पहले के क्वेश्चंस की मैं बात करूं, लेकिन यहाँ पे हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ी, बस यही बात यहाँ पे न्यू थी, बाकी कुछ भी न्यू नहीं है। अब बाकी हमें क्या करना है भाई, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैंक या कैश अकाउंट जो भी हम बनाते थे वो बनाना है। और मुझे लगता है कि भाई इस क्वेश्चन को करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नॉर्मली देखो अब ये बैलेंस शीट आ गई आपके पास, तो यहाँ से आपको एसेट्स को क्रॉस ट्रांसफर कर देना है बुक वैल्यू पे। एसेट्स को कौन कौन से एसेट्स को ट्रांसफर करोगे? एक तो कैश और एक अदर एसेट्स को, इसके अलावा तो और कोई है नहीं। तो लाइबिलिटी से आप कैपिटल्स को कैपिटल अकाउंट में डालना है और क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करना है। देन आपको कहा गया है कि अदर एसेट से पैसे रियलाइज हो गए, कितने रुपए रियलाइज हुए अदर एसेट से? तो भाई ये अपने हो गए हैं 1,24,910 रुपए, ठीक है। तो कैश का बैलेंस तो आपको कहां पे ट्रांसफर करना है? एक मिनट रुकना, चलो जी ये रहा। तो कैश वाला जो बैलेंस है ये तो कैश अकाउंट में चला जाएगा। देखो ये वाला जो बैलेंस है कैश वाला, ये कहां पे चला जाएगा, ये तो चला जाएगा कैश अकाउंट में। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में अदर एसेट्स ट्रांसफर होंगे, कैपिटल चली जाएगी कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिटर्स जो हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर होंगे। फिर आपको कहा गया है कि जो अदर एसेट्स हैं इनको बेच के हमें पैसा रियलाइज हुआ 1,24,910, उसकी एंट्री आपको आती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसने बोला डिसोल्यूशन के कुछ खर्चे भी हुए हैं 1,860 रुपए, इसकी भी एंट्री आपको आती है। उसने क्रेडिटर्स की पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो आपको पे करना ही करना है, ऑब्वियस सी बात है, पे करना ही करना है। तो क्रेडिटर्स को पे करना मत भूल जाना, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। रियलाइजेशन का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना 4:3 की रेशो में। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो जो एंट्रीज क्रॉस ट्रांसफर होनी चाहिए और कैश अकाउंट के अंदर जो जो एंट्रीज क्रॉस ट्रांसफर होनी चाहिए उनको क्रॉस ट्रांसफर करना। कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालना, उसको कैश अकाउंट में जो है क्रॉस ट्रांसफर करना, और कैश अकाउंट का टोटल आपका मैच कर जाएगा। मतलब एज यूजुअल जैसे हम क्वेश्चन करते हैं वही क्वेश्चन है, उल्टा ये तो ज्यादा इजी है, ठीक है। यहाँ पे तो ज्यादा चीजें भी नहीं दी गई हैं। तो ये अब आपका बैलेंस जो भी बच गया है ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करके मुझे देना है, ठीक है ना। देखो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूं, अगर होमवर्क नहीं करोगे तो फिर बात कैसे होगी, समझ में कैसे आएगा, ठीक है। काम चोरी वाला हिसाब किताब है ना ये तो, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। तो इक्का दुक्का बच्चे, एक ही बच्चा है हालांकि अभी अगर मैं देखूं तो रिसेंट सिनेरियो के अंदर एक ही बच्चा है जो मुझे होमवर्क भेजता है, उसके अलावा कोई है ही नहीं बच्चा जो होमवर्क भेजता हो। अब करते भी हो कि नहीं करते हो मुझे ये भी नहीं पता, ठीक है। होमवर्क भेजना तो दूर की बात है, कुछ बच्चे मुझे लग रहा है होमवर्क कर भी नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो वो फिर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो भाई मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और 26th इलिस्ट्रेशन देखना जरा, यहाँ पे 26th इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन रीड कर रहा हूं भाई, ध्यान से यहाँ पे देखना क्या क्या चीजें। ए एंड बी वर पार्टनर्स ऑन फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 विद कैपिटल ऑफ 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं भाई ए और बी पार्टनर्स हैं, 1 अप्रैल 2018 से ये दोनों पार्टनर्स हैं, और उनकी कैपिटल कितनी थी तब, 60,000 और 40,000 रुपए उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की थी। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। भाई इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 यहाँ पे दी गई है। दे कैरिड ऑन बिजनेस 2 years, उन्होंने 2 साल तक बिजनेस चलाया। अब देखो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कब किया था, 1 अप्रैल 2018 को। तो इसका मतलब पहला वाला साल कौन सा था, देखो ध्यान से मैं लिख के बताता हूँ। पहला वाला साल होगा, अरे यार एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। यहाँ पे पहला वाला साल 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 का होगा, और दूसरा वाला साल 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 वाला होगा, ठीक है।
तो ये 2 साल तक उन्होंने बिजनेस चलाया, ये वाले 2 साल, ठीक है, ये इन 2 सालों की बात चल रही है, 18, 19 और 19, 20, ठीक है, इतनी बात दिमाग में रखना। तो वगैरह दे कैरिड ऑन बिजनेस फॉर 2 years इन द फर्स्ट ईयर, मतलब ये वाले साल की बात चल रही है, फर्स्ट ईयर की, ठीक है, 18, 19 वाले ईयर की बात चल रही है। इन द फर्स्ट ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, तो इसी की बात चल रही है, एंडेड 31 मार्च 2019। दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, बट इन द सेकंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और लॉस ऑफ 20,000। वो कह रहे इस वाले साल में तो प्रॉफिट हुआ था, कितने का प्रॉफिट हुआ था, 50,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन सेकंड वाले ईयर में लॉस हो गया, 20,000 रुपीज का लॉस हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट था, ठीक है। तो इसका मतलब भाई इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन दी गई है, फर्स्ट वाले ईयर में 50,000 का जो है प्रॉफिट हुआ था, सेकंड वाले ईयर में 20,000 का लॉस हो गया। एज द बिजनेस वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल दे डिजॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2020। अब वो कह रहे हैं कि भाई बिजनेस जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रह गया था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, फर्म को डिसॉल्व कर दिया 31 मार्च 2020 को, ठीक है, 31 मार्च 2020 को। क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट का मतलब 31 मार्च 2020 को, डेट ऑफ डिसोल्यूशन को जो क्रेडिटर्स है वो कितने, 20,000 रुपीज। द पार्टनर्स विड्रू फॉर पर्सनल यूज 8,000 पर पार्टनर पर ईयर, ठीक है, पार्टनर्स ने ड्राइंग की है इतनी 8,000 रुपए पर पार्टनर की ड्राइंग है, हर पार्टनर की, मतलब ए ने भी 8,000 की ड्राइंग की है पर ईयर और बी ने भी 8,000 की ड्राइंग की है पर ईयर, ठीक है। द एसेट रियलाइज्ड 1 लाख, एसेट को बेच के कितना रुपया आ गया, 1 लाख रुपया आ गया। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 3,000, वो कह रहा है भाई रियलाइजेशन का जो खर्चा था वो कितना था, 3,000 रुपए का खर्चा था। अब वो बोल रहे हैं प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, तीनों चीजें बना के दिखाओ। अब खास बात यहाँ पे क्या है भाई, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, दोबारा से वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं इन्होंने बना रखी है कि नहीं बना रखी है, इन्होंने बना के नहीं दिखाई है यहाँ पे। ये सीधा 26 क्वेश्चन आ गया, अच्छा मैंने 25 क्वेश्चन बीच में स्किप कर दिया, चलो मैं 25 बाद में कराता हूं, पहले 26 कर लेते हैं, ठीक है, फिर 25 की बात करेंगे। तो देखो इन्होंने लास्ट में वर्किंग नोट दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट में ये देखो, ये वाला वर्किंग नोट बुक में भी आपको दे रखा है भाई, इसको जरा रीड करेंगे, ध्यान से देखना। इन दिस क्वेश्चन बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज नॉट गिवन। भाई क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस शीट एज एट डेट ऑफ डिसोल्यूशन गिवन नहीं है, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट द डेट, वो बोल रहे हैं इसलिए बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी। फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020, मतलब उन दोनों साल के लिए हमें जो है कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी तो हमें क्लोजिंग कैपिटल वहां से पता चलेंगी। टू अराइव एट द बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल एज एट 31 मार्च 2020, ठीक है ना, 31 मार्च 2020 की कैपिटल पता करने के लिए। तो देखो उसने यही काम यहाँ पे करके दिखा रखा है, मैं आपको इसी के अंदर समझा रहा हूं, ठीक है, इसी के अंदर। यहां पे आप देखना स्क्रीन पे आपको जो चीजें दिख रही हैं, उसने 2 साल के लिए कैपिटल अकाउंट बनाया। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये वाली डेट पे फोकस करना, 1 अप्रैल 2018, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, अगर मैं पूरा खुद से सॉल्व कराऊंगा बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, और बात आपको वही टू द पॉइंट समझानी है मुझे, तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वही पुरानी चीजें हैं, यहाँ पे बस थोड़ा सा जो नया जो चीज आपको मुझे समझानी है वो फटाफट से हमारा काम हो जाएगा, टाइम सेव करते हुए हम लोग जो है काम को करते हैं। तो यहाँ पे फोकस करना भाई, ये जो कैपिटल अकाउंट यहां पे बना के दिया गया, क्यों बनाना पड़ रहा है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भाई 31 मार्च 2020 को फर्म डिसॉल्व हो रही है, और उस डेट पे कैपिटल क्या है हमें नहीं पता ना, तो कैपिटल उस डेट पे क्या है हमें बतानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी हमें। तो 1 अप्रैल 2018 की कैपिटल दी गई है क्वेश्चन के अंदर, तो देखो 1 अप्रैल 2018 ये वाली जो डेट है, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है डेट, इस तारीख को जो कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई थी बिजनेस में वो कितनी थी, 60,000 और 40,000। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। इस तारीख को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो वो कैपिटल का पैसा बिजनेस में लेके आए होंगे ना, तो इसलिए एंट्री देखो बाय कैश अकाउंट, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बाय कैश अकाउंट कैसे आया, बिजनेस स्टार्ट किया था, बाय बैलेंस बीडी मत लिखना यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंट्री यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये एंट्री यहाँ पे आ गई। इसके अलावा पार्टनर्स ने ड्राइंग की थी, तो भाई देखो साल के अंत में 31 मार्च 2019 को हमने ड्राइंग की एंट्री कर दी टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितना 8,000 रुपए की जो है ड्राइंग्स हो गई है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ था इस साल 50,000 का हुआ था, तो 31 मार्च 2019 को साल के अंत में हमने प्रॉफिट भी बांट दिया बाय एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से,
प्रॉफिट बांट दिया, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 3:2, तो 50,000 को हमने 3:2 की रेशो में यहाँ पे ये देखो भाई ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने यहाँ पे, और फिर हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया बैलेंस शीट, इसको हमने क्रॉस ट्रांसफर कर दिया भाई 1 अप्रैल 2019 को, अगले साल के बिगिनिंग में बाय बैलेंस बीडी के नाम से। अगले साल भी ड्राइंग्स हुई थी, तो यहाँ पे 31 मार्च 2020 को सबसे पहले एंट्री टू कैश अकाउंट ड्राइंग्स की एंट्री हो गई हमारी 8,000 की। देन यहाँ पे 31 मार्च 2020 को एक और एंट्री हुई है, ये कौन सी एंट्री है, ये लॉस की एंट्री है। लॉस हुआ था ना इस साल, 20,000 का लॉस हुआ था, तो 3:2 की रेशो में देखो ये बांट दिया लॉस, ठीक है, ये लॉस भी हमने यहाँ पे बांट दिया, 12,000 और 8,000 यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे बैलेंस शीट निकाला, तो ये हमारी 31 मार्च 2020 की कैपिटल आ गई, और यही तो हमें चाहिए थी, इसी के लिए तो ये सारा काम किया है हमने, यही वाले अमाउंट निकालने के लिए तो हमने ये सारा पंगा किया, ठीक है। अब हमने बैलेंस शीट बना दी, यहाँ पे बैलेंस शीट में कुछ ज्यादा खास था नहीं, देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये जो कैपिटल्स हमने निकाली है ए और बी की, ये आ गई यहाँ पे, ये जो यहाँ पे निकाली है हमने, ठीक है, ये वाली 31 मार्च 2020 को जो कैपिटल थी 62,000 और 36,000, ये यहाँ पे आ गई। साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में क्रेडिटर्स गिवन थे 20,000, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था, तो बैलेंसिंग फिगर निकाला, और बैलेंसिंग फिगर हमारे पास जो है वो सन्ड्री एसेट्स या फिर अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1,18,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन थी ही नहीं क्वेश्चन में, तो जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है वो एसेट साइड के इक्वल होना चाहिए था, तो टोटल एसेट्स हमारे वही आएंगे जितनी हमारी लाइबिलिटीज होगी टोटल, तो ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। बाकी इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आपके पास ये बैलेंस शीट अवेलेबल होगी, इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है, जो कि बहुत ईजी काम है। तो यहाँ पे न्यू चीज क्या थी इस क्वेश्चन में, न्यू चीज तो हालांकि नहीं थी, इतना तो आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना आना चाहिए, न्यू चीज तो नहीं थी ये भी कोई। यहाँ पे खास बात ये थी कि भाई इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि 1 अप्रैल 2018 की कैपिटल दी गई है और फर्म डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च 2020 को, तो हमें 31 मार्च 2020 की कैपिटल निकालने के लिए 2 साल का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा, यहाँ पे 2 साल का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा यहाँ पे। साथ ही साथ हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं थी, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी बनानी पड़ी, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे न्यू चीज थी, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने अच्छे से जो है बातें समझाई हैं। अगर कुछ चीज आपको भूल जाती है, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना, आपको जो है समझ में आएगा डेफिनेटली, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि अगर बच्चों ने पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज किया है तो ये वाली चीजें तो एकदम टुच्ची टुच्ची है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। तो इनमें डाउट नहीं आ रहा होगा। डाउट किसको आ रहा होगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं की होगी, ठीक है, जिसने प्रैक्टिस नहीं की होगी ना उसको डाउट जरूर आ रहा होगा, ठीक है। तो अब वैसे बच्चों के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे बच्चों के लिए मैं खास यही कर सकता हूँ, भाई घर पे आ जाना, यहाँ पे फेस टू फेस बिठा के समझा देंगे, ठीक है, यही हो सकता है, ठीक है। तो नहीं आता अगर समझ तो भाई फिर यही तरीका है, हालांकि कुछ इतना खास था नहीं यहाँ पे, बट फिर भी कुछ बच्चे हो सकते हैं कि भाई जिनको समझ में ना आए। अब देखो भाई इलिस्ट्रेशन 25 यहाँ पे क्या दिया गया है, इसकी भी जरा चर्चा कर लेते हैं। इलिस्ट्रेशन 25, तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार मैं रीड कर देता हूं। पी क्यू एंड आर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। पी क्यू और आर जो है इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 को। उनकी कैपिटल कितनी थी तब, इतनी इतनी कैपिटल भाई उनकी दी गई है। फिर उन्होंने बताया कि भाई प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इन दिस रेशो, 4:3:3 की रेशो में जो है प्रॉफिट शेयर किया जाता है। कैपिटल कैरिड इंटरेस्ट 5% पर एनम, वो कह रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 5% का था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 5% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर 1920 द फर्म सफर्ड अ लॉस ऑफ 1,50,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले जो ये लॉस हुआ था हमें, वो कितना था, 1.5 लाख रुपए का लॉस था फर्म को, 1.5 लाख का लॉस हुआ था फर्म को। ड्रॉइंग्स ऑफ ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वर 20,000। जो ड्रॉइंग्स थी हर पार्टनर की वो 20,000 रुपीज थी ईच ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, कौन से वाले ईयर की बात चल रही है, ये 1920 वाले ईयर की बात चल रही है, ठीक है। तो 1920 वाले ईयर में तीनों पार्टनर्स ने 20-20 हजार की ड्रॉइंग की है यहाँ पे। आगे यहाँ पे हमें बताया गया कि ऑन 31 मार्च 2020 द पार्टनर्स एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म। वो कह रहे भाई 31 मार्च 2020 को पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो फर्म को डिसॉल्व करेंगे एज इट वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था फर्म से। द क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट वर 40,000 और डेट ऑफ डिसोल्यूशन की डेट पे जो क्रेडिटर्स थे हमारे 31 मार्च 2020 को वो 40,000 के थे। द एसेट्स रियलाइज्ड नेट वैल्यू ऑफ 3,20,000, एसेट को बेच के 3,20,000 रुपए हमें मिल गए।
एंड द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 7,000 और रियलाइजेशन का 7,000 का खर्चा हुआ। अब इस क्वेश्चन में भी भाई देखा जाए तो हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है 31 मार्च 2020 की, ना ही हमें कैपिटल्स गिवन है 31 मार्च 2020 की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1920 वाले ईयर के लिए आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है ना, ये देखो, तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और क्लोजिंग कैपिटल वहां से 31 मार्च 2020 की कैपिटल्स आपकी निकल जाएंगी। फिर आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पे कुछ भी खास यहाँ पे भी नहीं हमें दिया गया, ठीक है, और ये भी आप खुद करेंगे। अब एक बात यहाँ पे डाउट आ सकता है, क्या कि भाई फर्म को लॉस हुआ है 1.5 लाख का, तो क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, ठीक है, ये वाली बात, इसमें डाउट आ सकता है। और ये चीज हमने कहां पे पढ़ी थी, ये चीज हमने पढ़ी थी फंडामेंटल वाले चैप्टर में, ठीक है, जो हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा था, पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था, वहां पे ये बात मैंने पढ़ाई थी कि अगर फर्म को लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक तरीके से ये टेस्ट है, देखते हैं भाई किसको आता है, ठीक है। और अगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाते हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन में हो सकता है कि ये वाले पॉइंट में दिक्कत आए किसी को, वो एक अलग बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट को देना है या नहीं देना, इसमें दिक्कत आ जाए किसी को। बाकी मुझे नहीं लगता किसी चीज में कोई दिक्कत होगी, ठीक है, हालांकि आंसर भी दिए गए हैं यहाँ पे, तो आप देख के भी मुझे पता कर देंगे बहुत सारे बच्चे, लेकिन ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है, रिक्वेस्ट है भाई, ईमानदारी से करना, प्रैक्टिस के लिए करना अपनी, यहाँ पे बेईमानी मत करना बिल्कुल भी। और मैं जो है अगर कोई डाउट होगा तो मैं फेस टू फेस यहाँ पे घर पे बुला के बैठा के समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैंने इसको जो है ओरली डिस्कस कर लिया है और समझा दिया है अच्छे से, और मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, 20 मिनट अभी हुए हैं हमारे, ठीक है। तो इतने टाइम में जो है हमने ये सारी चीजें कवर की हैं। बस यहाँ पे एक चीज आपको डाउट रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को लॉस के केस में देना होता है कि नहीं देना होता, तो ये बात आप मुझे बताएंगे फर्स्ट चैप्टर के बेसिस पे, ठीक है, मतलब वो जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर था आपका बुक का सेकेंड चैप्टर, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे आप मुझे ये चीज खुद से आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि एक ही बच्चा बताने वाला है, बाकी कोई नहीं बताने वाला, ठीक है, ये मैं जानता हूं, ठीक है, एक ही बच्चा है जो आंसर देगा और बाकी सब नहीं देंगे, तो उससे कोई दिक्कत मुझे भी नहीं है। तो ये भाई आपके इतने क्वेश्चंस हो गए हैं। अब देखो पेंडिंग क्या क्या रह गया, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए आपके, मैं वो आपको बताता हूं। देखो जी, हमने 1 से 3 तक कर लिए थे ना, तो 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस पेंडिंग है। 8, 9 और 10 हो चुके थे। उसके बाद 11, 12 और 13, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस आपके पेंडिंग है। अगर आज के ये जो 3 क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे रहा हूं ये वाले हो जाते हैं तो ये वाले क्वेश्चंस पेंडिंग है। और ये वाले क्वेश्चंस क्या हैं, ये जर्नल एंट्रीज हैं। ये क्या है, जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि अगर मैं इलिस्ट्रेशन 4 की बात करूं तो चैप्टर के एकदम बिगिनिंग में चले जाते हैं। चैप्टर के एकदम बिगिनिंग में यहां पे कहां चला गया भाई, 4th इलिस्ट्रेशन, ये रहा, ये रहा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस हैं, आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। मैं आपको इलिस्ट्रेशन 4 यहां पे जो है एक बार करके बताता हूं, देखो ध्यान से। X एंड Y वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। X और Y पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दी गई है। अब वो कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। वो कह रहा है फर्म डिसॉल्व हो रही है और ये अलग अलग केसेस हमें नीचे दिए गए हैं और आप जो है जर्नल एंट्रीज करके बताएं इनकी। तो पहला वाला केस देखो क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट वाज 75,000। ये फर्स्ट केस है हमारा कि भाई हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, कितने का, 75,000 का। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है बैलेंस शीट में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो सारा का सारा रिजर्व जो है वो क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो देखो पहली एंट्री क्या कर रखी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उसमें बांट दिया। मतलब वही वाला ट्रीटमेंट किया जो रिजर्व्स का ट्रीटमेंट किया जाता था पुराने चैप्टर्स में, ठीक है ना। रिजर्व के बारे में अगर कोई लाइबिलिटी उसकी अगर नहीं हो रही है तो उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, सारा का सारा पैसा बच गया ना, कोई लाइबिलिटी ही अगर नहीं हो रही है तो सारा पैसा पार्टनर में बांट दिया। तो सेम ट्रीटमेंट है, कुछ नया नहीं है। सेकंड पॉइंट देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 60,000 है और लाइबिलिटी 35,000 की आ गई। तो देखो भाई यहां पे देखना ध्यान से,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम क्या करते थे पहले, जितने की लाइबिलिटी अकर होती थी उतने का हम लाइबिलिटी बनाते थे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। मतलब यहां पे ये जो टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है, यहां पे हम क्या लिखते थे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख देते थे। तो अब यहां पे बस इतना डिफरेंस है, यहां पे आपको टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जगह टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है इस चैप्टर के अंदर, डिसोल्यूशन के अंदर। ठीक है, पुरानी एंट्रीज अगर आपको आती है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट करते थे ना हम एंट्री, जितने की लाइबिलिटी अगर होती थी उतने की हम लाइबिलिटी बना देते थे। तो अब क्या करना है भाई, लाइबिलिटी ही बनानी है, लेकिन लाइबिलिटी का नाम ना लिख करके टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। क्रेडिट ही कर रहे हैं, लाइबिलिटी ही क्रिएट कर रहे हैं, बट टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, और बाकी जो पैसा बच गया वो पार्टनर्स में बांट देंगे एज यूजुअल। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने की लाइबिलिटी इंकर हो रही है उतना जो है हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे पैसा, और बाकी जो बच गया वो पार्टनर्स में बांट देंगे, सिंपल। आगे देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 पड़ा है और लाइबिलिटी 75,000 की आ गई, तो इस केस में क्या करेंगे। तो देखो भाई यहां पे एंट्री क्या होगी। अच्छा, एक और बात, ये जो लाइबिलिटी थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, इसको पे करने की भी एंट्री करेंगे। यहां पे देखो ये रही सेकंड वाले पॉइंट में। ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट में 60,000 रुपए का रिजर्व था हमारे पास और 35,000 की लाइबिलिटी आ गई थी। तो हमने क्या किया, पहले लाइबिलिटी बनाई। इधर देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमने लाइबिलिटी क्रिएट की, और फिर हमने यहां पे देखो लाइबिलिटी को पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लाइबिलिटी को पे किया, लाइबिलिटी को पे करना है कि नहीं करना, ना बता रखा हो तो पे करना ही करना है। ठीक है, पे किया, और बाकी जो बच गया उसको पार्टनर्स में बांट दिया। 25,000 बच गया ना, 60,000 का रिजर्व था, 35 की लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी बनाई और पे की, और बाकी जो बच गया था वो पार्टनर्स में बांट दिया, सिंपल। अब क्या है केस, अब केस ये है कि भाई 60,000 रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ है और 75,000 की लाइबिलिटी होगी। अब लाइबिलिटी ज्यादा है रिजर्व से, तो देखो क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पूरे 60,000 वहां पे ट्रांसफर कर दिया मैंने, जितने का रिजर्व था उतने की तो मैंने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। उसके बाद क्या करना है, लाइबिलिटी को पे करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बस इतना ही काम है। अब बच्चे बोलेंगे भैया वो 15,000 रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे क्या। नहीं भाई, वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी हमारी। क्या होगा वो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मतलब हम उसको पे तो करेंगे बट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व ही अवेलेबल नहीं है ना, हमारे पास जितना रिजर्व है उतनी ही लाइबिलिटी क्रिएट की जा सकती है, उससे एक्सेस लाइबिलिटी में रियलाइजेशन अकाउंट में क्रिएट नहीं कर सकता। तो लाइबिलिटी क्रिएट करने की एंट्री तो यही होगी 60,000 रुपए से, पे करते टाइम लेकिन मैं पूरा ही पे कर दूंगा 75,000, मतलब मैं 15,000 एक्स्ट्रा पे करूंगा, मतलब जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसको भी मैं पे कर दूंगा। और ऐसा हम करते हैं इस चैप्टर में, आपको पता ही होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को भी हम पे करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं भाई। लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर रखी होती हमने, फिर भी हम उसको पे करते हैं। तो वही वाला यहाँ पे केस आपको देखने को मिल गया, ये वाला। आगे देखो भाई, फोर्थ वाले पॉइंट में क्या है कि भाई 60,000 का रिजर्व पड़ा है और 60,000 की ही लाइबिलिटी आ गई, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ध्यान से, 60,000 का रिजर्व है और 60,000 की लाइबिलिटी आ गई, तो ये देखो भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पूरा 60,000 लाइबिलिटी बना दिया और उसको पे कर दिया, 60,000। ठीक है, एकदम नॉर्मल एंट्रीज है। और लास्ट में उसने केस दिया है कि भाई रिजर्व पड़ा ही नहीं है लेकिन लाइबिलिटी आ गई 15,000 की, रिजर्व है ही नहीं और 15,000 की लाइबिलिटी आ गई। तो इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं भाई। ध्यान देना, रिजर्व नहीं है हमारे पास और लाइबिलिटी आ गई, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हुई कि नहीं हुई, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हुई, उसके लिए कोई रिजर्व पड़ा ही नहीं है हमारे पास, तो रिजर्व में से लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकता अब मैं, तो मुझे पूरा का पूरा जो पैसा है वो पे करना पड़ेगा। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पे करने की जो एंट्री होती है वही सेम एंट्री यहां पे होगी, ये वाली। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस भी कर लेना। देखो मैंने तो फटाफट ओरली बता दिया ना आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना इसको, तो प्रैक्टिस आप लोग करेंगे इसको। ठीक है, तो ये फोर्थ इलिस्ट्रेशन था आपका। क्योंकि यहां पे कुछ नया नहीं आ रहा है तो मैं यहां पे टाइम ज्यादा नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, बात को समझना यहां पे, नहीं तो और 2-3 क्लासें लग जाएंगी इसमें और आप ही का लॉस होगा उसमें। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा एफर्ट करो प्लीज, होमवर्क करो, मुझे भेजो, डाउट आता है पूछो यार, पैसे किस बात के ले रहा हूं मैं, पूछोगे तभी बताऊंगा ना। ठीक है, नहीं पूछोगे तो डाउट कैसे समझा दूंगा मैं, तो ये पूछो भाई। ठीक है ना, कॉल करके पूछ लो, घर पे आना है घर पे आ जाओ, पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, मना तो नहीं किया किसी चीज के लिए मैंने। ठीक है ना, तो डाउट आना है तो पूछो। अब वैसे मुझे नहीं लगता कि डाउट आएगा अगर ढंग से वीडियो देखी होगी तो। हाँ, वीडियो में दिमाग नहीं होगा, दिमाग इधर उधर होगा, वीडियो बस चले जा रही है तो वो एक अलग चीज है कि वीडियो चल रही है और दिमाग इधर उधर है। ठीक है, उस केस में हो सकता है कि समझ में ना आए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूं उनको
कि जो सिर्फ वीडियो चला के देखते हैं और वीडियो में जो चल रहा है वो चलता रहता है और दिमाग कहीं और उनका चलता रहता है। तो वो एक अलग सीन होगा, वो एक अलग सिनेरियो होगा, वहां पे हो सकता है कि समझ में ना आए, अदरवाइज समझने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता यहाँ पे होगी। छोटा मोटा अगर हाँ किसी को डाउट है जेन्युइनली तो भाई वो पूछो, मैं डाउट बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घर पे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो फोर्थ इलिस्ट्रेशन आपका ये था। इसके बाद आपके जो भी इलिस्ट्रेशन हैं ये सारे के सारे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि काफी दिनों से काम चोरी हो रही है पढ़ाई की। तो कितने क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, देखो, हालांकि मुझे पता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, इसमें डाउट भी आएंगे आपको, ठीक है, बट फिर भी होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा और क्लास लगा दूंगा इसमें। अभी होमवर्क दे रहा हूं, अगर टाइमली करके डाउट पूछोगे तभी नेक्स्ट क्लास में डाउट कवर हो पाएगा। अगर टाइमली होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो डाउट पूछ नहीं पाओगे और नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं होमवर्क ही दे रहा हूं क्योंकि जर्नल एंट्रीज है ये। जर्नल एंट्रीज वो लेजर के थ्रू ही तो होंगी, आपको पोस्टिंग आ गई है सारी की सारी, तो आप जर्नल भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इतना तो मैंने सिखा रखा है ना आपको 11वीं क्लास के अंदर। हाँ, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आ रही है पोस्टिंग, तो मैं उनके लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर ये क्वेश्चंस करा के दूंगा, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब बच्चे कुछ ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि भाई हमें नहीं आ रही है पोस्टिंग, तो उनको मैं करा के दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूं, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं बना रहा हूं, ठीक है, इसको शॉर्ट में निपटाते हैं। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं एटलीस्ट देखो कौन कौन से क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे होमवर्क के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। आप एटलीस्ट 24, 25, 26 और इलिस्ट्रेशन नंबर 4 तो कर ही लेना यार, इतना तो एहसान कर देना, ठीक है, इतना तो कर ही लेना, ठीक है। बाकी 5th, 6th, 7th, 11th, 12th और 13th ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं ही करा के दे दूंगा, ठीक है, उसकी आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, वो मैं करा के दे दूंगा आपको। तो इतना तो कर लेना भाई, 24, 25, 26 और 4th इलिस्ट्रेशन, ठीक है। और अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है, डाउट आता तो पूछ लेना। और एक काम करना, अब अनसोल्ड क्वेश्चंस भी करने शुरू कर देना। अनसोल्ड क्वेश्चंस अब आपसे होने लग जाएंगे, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अनसोल्ड क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। काम चोरी मत करो प्लीज, ठीक है, अनसोल्ड क्वेश्चंस कर सकते हो। अब आपको समझ में आएगा सब कुछ, अब सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं छूटा, ठीक है, बस प्रैक्टिस चल रही है अभी। तो अभी मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं ये क्या है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। आज जो लास्ट होना था नया वो हो चुका है। अब इसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इनमें से जो बचे हुए क्वेश्चन है इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो जिसमें कुछ नया हो, ठीक है। तो सारे वही पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और जर्नल एंट्रीज वहां पे करनी है आपको, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में 5th से लेके और आगे के जो क्वेश्चन है ये मैं ही करवा के दूंगा। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, जिनको समझ में आ रही है बातें, जो थोड़ा सा सही चल रहे हैं, जिनका होमवर्क भी अब तक हो रखा है सारा, वो लोग खुद से भी ट्राई करेंगे, ठीक है, उनका थोड़ा सा भला हो जाएगा उसमें, ठीक है। बाकी हाँ, जो थोड़े काम चोर है, जिनका होमवर्क नहीं हो रखा, वो भाई पहले होमवर्क कंप्लीट कर लो, उनसे आगे का काम कराने की तो मैं उम्मीद कर भी नहीं सकता, ठीक है। तो अनसोल्ड क्वेश्चंस भी जो है ट्राई करना, जो जो बच्चे थोड़ा आगे पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से, वो लोग अनसोल्ड क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे अब, ठीक है, उनसे अनसोल्ड क्वेश्चंस भी होने लग जाएंगे। डाउट्स आएंगे पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक है, डाउट्स आएंगे तो पूछोगे तो मैं बताऊंगा, तो और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्लास में ये जो चैप्टर है ये वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीटली वाइंड अप कर दूंगा। डाउट पूछ लेना, कुछ छूट ना जाए, ठीक है, डाउट पूछ लेना। हालांकि उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन हमेशा के लिए रहेगा, आप कभी भी घर पे आके पूछ सकते हैं किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट, ठीक है ना। पिछले चैप्टर से रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉल पे या फिर घर पे आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं भाई, खत्म करते हैं। और ये जो चैप्टर है नेक्स्ट क्लास में मैं जो है आपका कंप्लीट करा के दे दूंगा। होमवर्क आप जो है अच्छे से कर लेना तब तक, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में भी जो है नहीं करा पाऊंगा। होमवर्क अगर आप करेंगे, देखो ये क्वेश्चंस में हो सकता है आपको डाउट आए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं कवर अप कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, कर सकता हूं ना। अगर आप होमवर्क ही नहीं करेंगे, डाउट ही नहीं पूछेंगे, तो ये जो क्वेश्चंस हैं फिर आपके छूट जाएंगे, फिर बाद में मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कैसे करूंगा, नहीं कर पाऊंगा ना। अगर आप मुझे बताओगे कि डाउट है इन क्वेश्चंस में, तो मैं नेक्स्ट क्लास जब रिकॉर्ड करूंगा तो मैं इसको भी साथ में रिकॉर्ड कर दूंगा। अदरवाइज मैं आगे का पढ़ाना शुरू कर दूंगा, आपने मुझे डाउट नहीं भेजा होगा तो मैं यही मानूंगा कि यार नहीं होगा कोई डाउट, मैं आगे का पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और उस केस में क्या होगा, आपके डाउट जो है वो डाउट ही रह जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज मुझे कल तक डाउट्स बता देना, अगर कुछ बचता है इसमें से, कुछ ये वाले क्वेश्चंस में से, इन 4 क्वेश्चंस में से अगर कोई डाउट आता है तो इतना तो बता दो यार एटलीस्ट, ठीक है। और अगर डाउट नहीं है तो भी मुझे होमवर्क भेजो, ठीक है, मैं देख तो पाऊं कम से कम कौन कौन होमवर्क कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा। हालांकि एक ही बच्चा होमवर्क कर रहा है आजकल, सिर्फ एक बच्चा, ठीक है। तो खत्म करते हैं भाई, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।